हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अभी तक हम आपके सामने तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें पीपल्स पल्स के ये आंकड़े 183 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं। ये ओपिनियन पोल से निकल कर आ रहा है, जो पीपल्स पल्स ने दिसंबर 2020 में किया था। लेकिन उनके प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, सज्जन जी। उनका कहना है कि वो आज भी अपने आंकड़े पर खड़े। दरअसल उनका ये कहना है कि 183 तो कम है, आंकड़े इससे कहीं ज्यादा बढ़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। कैलाश जी, 183 के आंकड़े पर अभी सज्जन कुमार जी हैं पीपल्स पल्स के, वो कहते हैं इससे और आगे बढ़ेगा। आप 200 पार कह रहे हैं, भाई कहां ठहराएंगे इस आंकड़े को ले जाके आप? नहीं, देखिए, अब आपने पूछा है तो मेरे को स्पष्ट बोलना पड़ेगा कि हम तो 200 का टारगेट बनाए, पर हम जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की सभा में लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार अमित शाह जी के रोड शो में जनता आ रही है, नड्डा जी के रोड शो में जनता आ रही है, तो हमें लगता है कि हम सोचते हैं कि 20,000 आएंगे और आते हैं 40,000। हम सोचते हैं 2 लाख आएंगे, आते हैं 5 लाख प्रधानमंत्री की सभा में। तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, आकर्षण, मोदी जी के नेतृत्व का असर यहाँ साफ दिखाई देता है और ये आंकड़ा कहीं पर भी पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि ईश्वर मेरी बात को ठीक करे, ममता जी 3 फिगर तक नहीं आ पाएगी, ऐसा लग रहा है अब मुझे, क्योंकि मैं जिस प्रकार गांव-गांव जा रहा हूं। अभी मैं प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद से बाय रोड आया, अभी काठी से मैं उलबेरिया रुका, रास्ते में रुका, चाय पी, हमने नारियल पानी पिया, रास्ते में गांव के लोगों के साथ बैठ के बात की। तो लोग एकदम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन के लिए उनके पास सिर्फ एक ही पार्टी दिखती है, बीजेपी और मोदी जी। तो लगता है कि ये बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आएंगे जो लोग आश्चर्य करें। कैलाश जी, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, कुछ और ओपिनियन पोल्स भी देख रहा था। उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि जनवरी के अंत में थोड़ा बहुत डिप आ रहा था बीजेपी के फेवर में, लेकिन तमाम ओपिनियन पोल्स ने उन फिगर्स को रिवाइज किया और अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का जबरदस्त असर दिख रहा है। आज भी जो उन्होंने रैली की और जो पब्लिक रिस्पॉन्स था, ये जादू किस तरह से बंगाल में हो पा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी आमतौर पर हिंदी में अपनी बातों को सामने रखते हैं, बांग्ला भाषी लोगों के बीच में उनकी ये लोकप्रियता कैसे स्थापित हो रही है? देखिए, बीच बीच में बहुत अच्छे शब्दों से वो बंगला का उपयोग भी करते हैं, जैसे 2 मई दीदी जाची, तो ऐसा लोग इसे तालियां बजाते हैं कि बस, तो केमोन आछे, तो लोग भालो आछे जोर से बोलते हैं, जैसे मंच पर जाकर बोलते हैं वो। तो एक उनका जो जनता से एकदम इंटरेक्शन होता है, वो थोड़ी बहुत जनता नहीं, लाखों की संख्या, जो उनका एक जादू है, वो बिल्कुल करिश्मा है वो। और मैं समझता हूँ कि मैं उनको बिल्कुल, जब से हमारे एनडीए के उम्मीदवार बने, जब से मैं देख रहा हूँ वो सभा में जाते हैं और जिस प्रकार जनता से सीधा संबंध स्थापित कर लेते हैं, ये उनकी एक विशेष कला है। वो लोग मानते हैं कि मेरे मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री जी, और ये बंगाल का भाग्य है, ये बंगाल का भाग्य। कैलाश जी, हम लगातार तृणमूल कांग्रेस के लोगों से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आपने जो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को ले लिया है, वो उनके लिए तो खैर बेकार थे, लेकिन ऐसे में नाराजगी जो है बीजेपी के लोगों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर उनकी जगह आपने टीएमसी के लोगों को जगह से उम्मीदवार बनाया है, तो उस नाराजगी को कैसे झेलेंगे आप? देखिए, आप इसको देखें सही, बंगाल की राजनीति को। आप पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे पास 3 सीट थे और मुझे याद है अच्छे से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, हम हेलीकॉप्टर से सभा करने गए, और सभा करने गए तो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए 1500 लोग थे, वहां से सभा में गए तो वो 500 लोग थे। 500 लोगों के बीच में भी हमने सभा की, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी बात रखी। आज 5 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं पर भी जाते हैं होम मिनिस्टर के रूप में, कहीं पर भी 25,000 से कम जनता नहीं होती है, और बल्कि 50,000 और 1-1 लाख तक लोग अमित शाह जी की सभा में मिले, नड्डा जी की सभा में मिले। नड्डा जी की रैली कल आपने दिखाई थी, कितना विशाल जनसमूह उनके साथ चल रहा था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण, मोदी जी के प्रति नेतृत्व के प्रति विश्वास, और बंगाल को एक सोनार बंगला बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो मोदी है, और पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, ये लोगों में एकदम एस्टेब्लिश हो गया। कैलाश जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि जब मैं बंगाल 2019 चुनाव के टाइम भी गई थी, तब सब लोगों का एक परसेप्शन था
कि नरेंद्र मोदी देश संभाले, दीदी बंगाल संभाल लेंगी। आपने संगठन के तौर पर मजबूती लाने की जो कोशिश की है पिछले कई सालों से, उसी का असर है कि हम लोगों की भीड़ देखते हैं। लेकिन कैसे लोगों की भावनाओं के साथ आप जुड़े हैं और कैसे नरेंद्र मोदी का ये कनेक्ट लोगों के साथ बनता गया? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सरकार दो है, लोग कंपेयर करते हैं, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार की योजनाएं जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से किसी के घर में गैस का चूल्हा पहुंचता है और एक नया पैसा भी नहीं लगता है, तो लोग सोचते हैं कि ये मोदी जी ने हमें गैस का चूल्हा पहुंचाया। अब मोदी जी ही चावल भिजवाते हैं 2 रुपए किलो का, वो चावल प्रति व्यक्ति 5 किलो भेजा एक महीने का, पर 5 लोगों के परिवार में 25 किलो पहुंचना चाहिए, तो 10 किलो ही मिलता है। 15 किलो कहते कि नहीं, 10 किलो आया वहां से। तो लोगों को लगता है कि राज्य सरकार कैसी है, केंद्र का दिया हुआ चावल भी हमारे पास तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ये सिंडिकेट राज जिसे हम कहते हैं कि एक रिटेल जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से वहां पर है, जो जन जन को प्रभावित कर रहा है, उससे अरे इधर यार बंद हो गया, उससे आपकी आवाज आ रही है कैलाश जी? आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, तो जो रिटेल भ्रष्टाचार है, जो जनता के बीच में रोज लोग सहन करते हैं, उसके कारण राज्य सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त जन आक्रोश है। और मुझे लगता है कि ये जन आक्रोश कैलाश जी, अगर 200 सीट आप ला रहे हैं, 200 सीट अगर आप ला रहे हैं, तो खेला कैमन हो बे? देखिए, खेला तो एकदम बदल गया है। और मैं एक बात और बताऊं कि जो उनका खेला होवे, वो 3 दिन का चुनाव लड़ते हैं, पोलिंग बूथ पे कब्जा करना, गुंडों को छुट्टा छोड़ देना। आज ही हमारे कुछ बिहार के एक मंडल अध्यक्ष की हत्या करके उसको सूली पर टांग दिया है, फांसी पे चढ़ा दिया है। तो ये आतंक फैलाना, जनता में भय पैदा करना, जनता घर से बाहर नहीं निकले। अब एक पत्रकार आपके यहाँ भी बैठे थे, तो मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि बंगाल में सबसे ज्यादा पोलिंग होता है। ये बात सही है, बंगाल में 80%, 85% पोलिंग होता है, पर 20% पोलिंग तो पोलिंग बूथ पर कब्जे से होता है, 20%, 30%। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है वहां पर कि लोग नीडर होके मतदान नहीं कर पाते हैं, और हम ऐसा मानते हैं। आपने डर का जिक्र यहाँ किया कैलाश जी, तो मैं ये सवाल पूछना आवश्यक समझता हूँ। कल ममता बनर्जी अपनी रैलीज में कह रही थी कि अगर उत्तर प्रदेश से सेंट्रल फोर्सेस बुलाकर, योगी की पुलिस को बुलाकर बंगाल में चुनाव कराएंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसका माकूल जवाब देंगे। तो पूरी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि सेंट्रल पुलिस को बीजेपी की पुलिस बताया जाए। इसका फायदा या नुकसान होगा टीएमसी को? देखिए, ममता जी का दोहरा स्वरूप इसमें दिखाई देता है। मुझे याद आता है 2011 के चुनाव में अटल जी जब वहां पर केंद्र में थे, तब ये गई थी और कहा था कि सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। चुनाव आयोग में गई कि सेंट्रल फोर्स होना चाहिए, सेंट्रल फोर्स नहीं आएगा तो चुनाव यहाँ पर निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। मतलब सीपीएम से जब लड़ रही थी वो, तो सेंट्रल फोर्स की आवश्यकता थी। और ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है, मैं उस समय नहीं था, पर बंगाल की जनता कहती कि उस समय सीपीएम रैगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर सेंट्रल फोर्स ने बहुत ताकत से, अगर सेंट्रल फोर्स नहीं आती तो ममता जी मुख्यमंत्री नहीं बनती। अब वही ममता जी, दोहरा चरित्र आप देखिए कि सेंट्रल फोर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गई, वो रैगिंग करना चाहती है। तो ये दोहरा चरित्र व्यक्ति का दिखता है। और ये बंगाल के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बंगाल के लोग कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल फोर्स नहीं होता तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनती। आज उन्होंने रैगिंग, वही सीपीएम की जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसको उन्होंने अपना लिया, और अब वो रैगिंग करना चाहती है, सेंट्रल फोर्स नहीं करने देगी। इस बात से लेकर अभी से उन्होंने गाली देना चालू कर दी। अगर अभी जो बंगाल में हो रहा है उसे देखें तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी, जो एक कहावत थी ना कि महाराष्ट्र में सड़क की जबरदस्त लड़ाई, कि ये सड़क हमारी है, उसके लिए आदमी कुछ भी कर बैठता था। ममता जी की रैलियों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ भी कर सकती हैं, आग उगलती हैं। ये उनके फायदे के लिए है। देखिए, यही उनकी विशेषता है, और मैं समझता हूं कि जो उनकी अच्छाई यही उनकी बुराई भी है। क्योंकि आप आक्रोश से बोले, आप गुस्से से बोले, आप कुछ भी करें, पर एक मर्यादा होती है, एक सम्मान करने की। बंगाल की जो भाषा है, संस्कृति है, संस्कार है, बहुत ही उच्च कोटि के हैं। वहां यदि आप प्रधानमंत्री को बाहरी व्यक्ति बोले, प्रधानमंत्री को दुर्योधन बोले, गृह मंत्री को दानव बोले, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को नड्डा पट्टा चड्डा, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करे, तो कोई बंगाल का समझदार व्यक्ति। कैलाश जी, आखिर में जरा ये बता दीजिए, 24 तारीख आज है,
कितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि 2 तारीख को भी हम आपसे बात करेंगे। 200 प्लस, ये पक्की बात है। और मुख्यमंत्री कौन होगा 200 सर? प्लस है जी। मुख्यमंत्री कौन होगा सर? हमारी यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है और विधायक दल की बैठक होगी, वो अपना नेता चुनेंगे और उस नेता को पार्लियामेंट्री बोर्ड सील लगाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में भी यही किया, महाराष्ट्र में भी यही किया, हरियाणा में भी यही किया था, यहाँ पर भी यही कहेंगे। कैलाश जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आप लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं आपका 200 का आंकड़ा कैसे आता है, और जब आता है तब उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। पहले ओपिनियन पोल में तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन दूसरे ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है, जानेंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।